जो खुद मैं एक जब छात्र था तो बलिया से आता था तो 15 घंटे लगते थे, आज जो है केवल 4 घंटे में आज हम लोग बलिया पहुंचते हैं। इसी तरह से लखनऊ में 3 बस अड्डे हमारे ऐसे बन रहे हैं जो हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 23 बस अड्डे हमारे हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं। वो उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना। 12,200 गांव ऐसे बचे हैं जहां पर आज तक परिवहन विभाग की बसें नहीं चलती हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का एक भी गांव नहीं बचेगा जहां पर हमारे परिवहन विभाग की बसें न हो। पूरे देश का सबसे जुआ फ्लीट किसी का है तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की है। हमारी बसों की औसत आयु आज 5 वर्ष 3 महीना है। मैं महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया हूँ। जो हमारे जो भी संविदा कर्मी थे 2001 तक के जो भी नियुक्त थे, मैंने सबको जो है रेगुलर कर दिया है। केवल जो है उसमें से 100 कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं, उसका भी हमारी प्रक्रिया चल रही है। अखिलेश जी को विरासत में राजनीति मिली थी, माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको मुख्यमंत्री बना करके दे दिया था। आज समाजवादी पार्टी टूट रही है। एक एक व्यक्ति जो नेताजी ने खड़ा किया था उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। मेरे खिलाफ में भी नारद राय लड़े थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। विकास का पहिया तब चलता है जब परिवहन चलता है। विकास का रोड मैप आगे तब बढ़ता है जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब सरकार का फोकस इस बात पर है कि आप दूरी कितने कम समय में तय कर सकते हैं। और इस संकट काल में जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आपको ऊर्जा संरक्षण करना है, तब जरूरी ये है कि आपके सरकारी परिवहन तेजी से चलें और आपको कनेक्टिविटी प्रदान करें। क्या उत्तर प्रदेश के विकास में परिवहन का पहिया तेजी से दौड़ रहा है? इसी बात पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट दयाशंकर सिंह, परिवहन मंत्री। और खास बात है, स्वागत कीजिए क्योंकि आ रहे हैं वो बागी बलिया से विधायक हैं और परिवहन मंत्री हैं। स्वागत है दयाशंकर जी का। और हम दयाशंकर जी से बात करेंगी हमारी वरिष्ठ सहयोगी सुषमा जी। तो मंच पर सुषमा जी। तो जैसा कि इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है, रफ्तार के लिए परिवहन विभाग की रफ्तार भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम लोग सीधा कनेक्ट करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। ज़्यादातर तो आम गरीब और मिडिल क्लास फैमिली का ही सरोकार होता है। तो परिवहन विभाग की रफ्तार सर अभी कैसी है? परिवहन विभाग अपने दूनी रफ्तार से चल रही है। उत्तर प्रदेश इस समय देश के सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश हो गया है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे आज उत्तर प्रदेश में है। जो पहले दूरी 10 घंटे 12 घंटे में पूरी होती थी, वो दूरी अब 4 घंटे 5 घंटे में पूरी हो रही है। उसमें परिवहन विभाग भी, जो खुद मैं एक जब छात्र था तो बलिया से आता था तो 15 घंटे लगते थे, आज जो है केवल 4 घंटे में आज हम लोग बलिया पहुंचते हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त हो रही है। मैं जब मंत्री बना था उस समय 8,500 बसें थी और आज मुझे कहने में हर्ष हो रहा है कि आज 15,500 बसें आज हमारी बेड़े में हैं। 25,000 का लक्ष्य आपने 4 साल में मैं अपने बेड़े को दुगना किया हूँ। पहले उत्तर प्रदेश में केवल 15 शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलती थी, आज जो है उत्तर प्रदेश के 43 जनपदों में इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। पहले हमारे बसों में जीपीएस नहीं था, आज जीपीएस है। महिलाओं के लिए पैनिक बटन लगा हुआ है। आज जो है जो हम अपने बस अड्डे हैं उसको हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं। आपके कानपुर के भी एक बस अड्डा झकरकट्टी हम हवाई अड्डा की तरह बना रहे हैं। 200 करोड़ रुपया की हमारी प्रोजेक्ट है। इसी तरह से लखनऊ में 3 बस अड्डे हमारे ऐसे बन रहे हैं जो हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं। एक बस अड्डा जो गोमती नगर का मेरा बन रहा है वो 1,000 करोड़ रुपया का बन रहा है। एक अमौसी में बन रहा है, एक चारबाग रेलवे स्टेशन पर बन रहा है। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में 23 बस अड्डे हमारे हवाई अड्डा की तरह बन रहे हैं और 49 बस अड्डों का अभी टेंडर भी मैंने हो चुका है और उसका आखिरी तारीख जो है इसी 8 जून को है। तो इसलिए
परिवहन विभाग बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। हम लोग जो है अब जो विश्व के जो संकट है डीजल का, तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक पर जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में पहली बार जो साउथ में केवल उसकी कंपनी थी अशोक लीलैंड, आज लखनऊ में केवल 18 महीने में उसने अपनी स्कूटर इंडिया की ज़मीन पर अपनी फैक्ट्री डाला है और 5000 बसें प्रति बरस वो बना करके हम सबको देंगे, जिसमें 2500 बसें केवल हम खरीदेंगे उनका परिवहन विभाग की तरफ से। टाटा और लीलैंड आज दोनों सर थोड़ा सा डेडलाइन बताते चलेंगे तो बेहतर होगा कि कब तक ये संभव हो पाएगा, क्योंकि आपने 25,000 बसों का भी वादा किया था कि बेड़े में परिवहन विभाग के 25,000 बसें हो जाएंगी। तो एक डेडलाइन जनता जानना चाहती है ना कि हमें कब तक ये तमाम सुविधाएं मिल जाएंगी। देखिए अभी हमने जो है एक योजना शुरू की है और जो योजना अभी 2 महीना पहले ही शुरू किया है और उसमें अभी 1100 बसें हमारी लगी हैं। और आप इस योजना को आप देखेंगे कि हम उसी योजना में 10,000 बसें भी ले आ रहे हैं। वो इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना। 12,200 गांव ऐसे बचे हैं जहां पर आज तक परिवहन विभाग की बसें नहीं चलती हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का एक भी गांव नहीं बचेगा जहां पर हमारे परिवहन विभाग की बसें न हो। बड़ा दावा कर रहे हैं आपकी, कोई भी गांव नहीं बचेगा जहां तक बस नहीं पहुंचेगी 3 महीने। वो बसें छोटी बसें हमारी, हाँ। उसको अभी हमने टेंडर कराया था, उसमें 1100 बसें आई हैं और वो केवल 7 मीटर बसें हैं। कंडम बसों का क्या जो कर रहे हैं? मैक्सिमम 28 सीटर बसें हैं। जो गाँव में अभी भी क्या है कि गाँव में जो बड़ी बसें जो है उसको टर्न होने में दिक्कत आती है, तो हम लोग इसे पीडब्ल्यूडी से बात किए थे, तो पीडब्ल्यूडी ने भी 5000 गाँव तक मैंने चौड़ी सड़कें बना दी हैं। फिर भी अभी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पर बसें जाती हैं लेकिन वो टर्न नहीं हो पाती है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि अब छोटी बसें चलाएंगे। अभी हमारे बेड़े में जो है 12 मीटर की बसें चलती हैं, वो करीब 52 सीटर होती हैं, लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है कि 28 सीटर बसें चलाएंगे। ठीक है। सवाल ये है कि बसों की संख्या बढ़ रही है, सड़कें अच्छी बन रही हैं, अच्छी हैं, लेकिन जो पुरानी खस्ता हाल बसें हैं एक्सीडेंट का बहुत बड़ा कारण है। मतलब अक्सर आप देखिए तो शिकायत ये होती है कि उस तरह की सुविधा नहीं है, तो उसको लेकर भी क्या कुछ करें पुरानी बसों के रिप्लेसमेंट? देखिए खस्ता हाल पर मैं कहता हूँ, आज मुझे गर्व से कहना है कि आज पूरे देश में सबसे किसी का यूथ फ्लीट है। पूरे देश की बात करता हूँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आज तक के सामने कह रहा हूँ, पूरे देश का सबसे युवा फ्लीट किसी का है तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की है। हमारी बसों की औसत आयु आज 5 बरस 3 महीना है। मैं महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया हूँ। अब हमारे पास कोई जो है इस तरह की बसें नहीं हैं। आप कोई सड़क पर दिखाइए, मैं आपको कहता हूँ कि एक भी खटारा बस आप दिखा दीजिए तो मैं इसको जो है आप इसको चुनौती को स्वीकार करता हूँ। लेकिन जहाँ तक दुर्घटना की बात है ये सही है, जब रफ्तार बढ़ी है तो दुर्घटना भी बढ़ी है। हम लोग इसके लिए चिंतित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जो है हम लोगों को समय समय पर बैठक करके इसके लिए दिशा निर्देश देते रहते हैं, क्योंकि जब हाईवे बढ़ा है तो हाई स्पीड से लोग जब चल रहे हैं तो दुर्घटनाएं भी बढ़ी हैं। तो टेक्निकल कोई फॉल्ट नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं बसें बिल्कुल ठीक है, टेक्निकल यानी मानवीय गलतियां हैं जो इन हादसों को बढ़ा रही हैं? देखिए उसके एक कारण नहीं है, कई कारण हैं। एक तो हाई स्पीड है, जो सबसे ज़्यादा आज दुर्घटनाएं हो रही हैं हाई स्पीड के कारण हो रही हैं। हम लोगों ने कैमरे लगाए, आज आप देखिए जितने एक्सप्रेसवे हैं वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन आप इसमें सभी लोग जो बैठे हुए हैं खुद वो महसूस करते होंगे कि जब कैमरे के पास जाते हैं तो बस से वहाँ धीरे कर लेते हैं और फिर कैमरे के आगे निकलते हैं फिर स्पीड अपना उतनी ही तेज़ी से बढ़ा लेते हैं। फिर हम लोगों ने क्या किया कि भाई हम लोग आप इन कब करते हैं, आउट कब हो रहे हैं, आपकी जो एक समय सीमा तय की गई है, जो आपकी गति तय की गई है उस गति से ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो आपको हम लोग चालान काटते थे। अब उसके लिए लोग अब रास्ता निकाल लिए कि इन होते हैं और आउट होने से पहले कहीं चाय पानी पीने लगते हैं तो उतना समय उसमें जो है वो कर लेते हैं। हम लोग तो उनकी सुरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन लोग उसको जो है वो महसूस नहीं करते हैं। अभी हम लोगों ने किया कि जो स्कूटर पर मोटरसाइकिल जो बच्चे चलाते हैं उनको हम लोगों ने 25,000 चालान कर दिया। बहुत सारे हाहाकार मच गया कि 25,000 के तो स्कूटरें नहीं हैं, 25,000 चालान काट दिए। हम लोगों ने केवल इसलिए किया था कि लोग इससे बने कम से कम
अपने बच्चों को स्कूटर न दें। आज सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि जो 18 से 35 वर्ष के जो बच्चे हमारे हैं, जो अभी 16, हम 18 साल में वो देते हैं, लाइसेंस देते हैं, 16 साल के बच्चों को लोग स्कूटर और मोटरसाइकिल दे देते हैं। आज बहुत सारे परिवार को हम जानते हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पर, युवा भी हैं, वो भी आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है रोजगार का। जो रोडवेज की कर्मचारी हैं, संविदा कर्मी, उनके लंबे समय से कंफर्मेशन की मांग है, उसके अलावा और भर्तियों को लेकर भी लोग बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं, तो उसके लिए बतौर परिवहन मंत्री आप क्या कहेंगे यहाँ पर इस मंच से? देखिए, जो हमारे जो भी संविदा कर्मी थे 2001 तक के जो भी नियुक्त थे, मैंने सबको जो है रेगुलर कर दिया है। केवल जो है उसमें से 100 कुछ लोग ऐसे बचे हुए हैं, उसका भी हमारी प्रक्रिया चल रही है। पहली बार मैंने जो मृतक आश्रित होते हैं उनको नियम है कि 5 वर्ष के अंदर उनको नौकरी दिया जाता है, लेकिन मैं कैबिनेट में ले जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है 1165 लोगों को हमारे विभाग के परिवहन निगम के जितने मृतक आश्रित थे उनके सभी बच्चों को एक साथ कैबिनेट में ले जाकर के 1165 लोगों को मैंने नियुक्त कर दिया। आज जो है 10,000 मैंने जो नए संविदा परिचालक रखा। ड्राइवर के लिए तो मेरे यहाँ अनवरत भर्ती चलती रहती है, अब तो मैं मेला लगा करके भर्ती करता हूँ। महिलाओं के लिए अलग से मैंने व्यवस्था कराया है, 4,000 महिलाओं को मेला लगा करके, कोई वांट नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं। यदि वो CCC जानती है, वो जो है इंटरमीडिएट पास है, तो मेला लगा करके 4,000 महिलाओं को मैंने सीधे भर्ती किया। और ये हमारा अनवरत चलता रहता है कि महिलाओं को हम लोग को आगे बढ़ाना है, महिला सशक्तिकरण चल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए नियमों में भी शिथिलता दिए हुए हैं। तो रोजगार को भी हम लोग अवसर दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अब लोग हमसे जुड़े। और तो ठीक है, ये आपके विभाग से जुड़े सवाल थे, और कुछ लोग इस पे और सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर हम बात करेंगे राजनीतिक सवालों की, क्योंकि बड़ी गर्मा गर्मी बलिया शहर में देखने को मिल रही है, जो पूरे पूर्वांचल की पॉलिटिक्स को हिला रही है। अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछिए। सर, इनको माइक दीजिएगा, इसके बाद फिर। माननीय मंत्री जी नमस्कार। आपने अभी एक बात रही कि हमने जो है चालान 25,000 का कर दिया जो बच्चे मोटरसाइकिल चलाते थे। मेरा आपसे एक निवेदन है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए जो क्रूड के रेट चल रहे हैं, ड्यूटी पे डॉलर हमारा मजबूत हो रहा, रुपया हमारा कमज़ोर हो रहा और हमारी पेमेंट भी ज़्यादा जा रही है। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, जैसे आपने बोला ना कि बोलने का कि 25,000 की मोटरसाइकिल नहीं और 25,000 का आपने चालान कर दिया, तो उससे अच्छा अगर आप इंटर तक के बच्चों के स्कूलों में, चूँकि आप परिवहन मंत्री हैं और आपने बहुत अच्छी बात कही, तो उसमें अगर आप साइकिल अनिवार्य कर दें, सब बच्चे एक श्रेणी में, अमीर गरीब, एक तो आपस में भेदभाव मिट जाएगा। कोई बच्चा मर्सिडीज से उतर रहा है, कोई बच्चा साइकिल से आ रहा है, कोई स्कूटी से आ रहा है, तब तक कि उनके बीच में एक सामंजस्य बैठ जाएगा, वो एक जैसे देखेंगे। जैसे आप आर्मी में देखते हैं, चाहे वो IAS का बेटा हो चाहे किसी मजदूर का बेटा हो, एक ही मेस में खाना खाते हैं, एक ही हॉस्टल में उनको लाइन से जो है उनकी बर्थ लगी होती है। तो अगर आप हमारी बात को, मेरी यह सजेशन है, चूंकि आप परिवहन मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के तक ये कहे कि इंटर के बच्चों के एक तो एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। जैसे आपने बोली रफ्तार की बात, अच्छे बन गए एक्सप्रेस पे, ठीक है सर? नहीं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं, लेकिन सबके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं। मैं इस मौलिक अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये तभी संभव है जब कृष्ण और सुदामा दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ें। ये बहुत बड़ा विषय है, इस पर बहुत बड़ा डिस्कशन होना चाहिए। ये आपने जो विषय उठाया है वो सामान्य विषय नहीं है। इसके लिए जो एक तरफ पब्लिक स्कूल है, एक गांव का स्कूल है, गांव से पढ़ कर के लोग IAS बनते हैं, लेकिन अपने बच्चे को उस गांव के स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। बहुत सारे इस पर बहस होगी, और ये आज के पर नहीं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। कभी और समय होगा, किसी मैंने और प्लेटफार्म पर इस पर चर्चा की जाएगी। कोई और सवाल पूछना चाहता है यहाँ पर? मेरा कहना ये है कि जैसे कि दिल्ली में लड़कियों के लिए फ्री सर्विस है बसों की, और कानपुर में ये सर्विस नहीं है, तो ये लड़कियों के लिए कानपुर में भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। कर दीजिए वादा,
चुनाव भी करीब है। चलिए आपकी बात को जोगी जी तक पहुंचाएंगे, क्योंकि दिल्ली आपकी बात को जोगी जी तक पहुंचाएंगे। जी जी नहीं हो सकता है, हमारे भी एक संकल्प है। माननीय जोगी जी ने अपने चुनाव में संकल्प लिया, संकल्प पत्र में था 2022 के चुनाव में कि हम लोग महिलाओं के लिए कुछ बसों में विशेष करेंगे, और आपने कहा है इस बात को मैं ऊपर तक ले जाऊंगा और जोगी जी तक पहुंचेगा तो जरूर कोई ना कोई निर्णय लेंगे। किसी और का कोई सवाल? इधर माइक पास कर दीजिए। तो एक बड़ा वादा यहाँ पर दयाशंकर जी कर रहे हैं कि योगी जी तक ये बात पहुँचाई जाएगी, सीएम तक, ताकि बेटियों को फ्री बस सेवा का सफ़र मिल सके। सर मेरा सवाल थोड़ा हट के है, क्योंकि आपने झकरकटी का नाम लिया था, तो झकरकटी में ट्रैफिक प्रॉब्लम बहुत है बिकॉज ऑफ रोडवेज बसेस। वो बस स्टैंड के अंदर ना खड़े होकर रोड पे खड़ी होती है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरे ख्याल से उस पर्टिकुलर चौराहे को क्रॉस करने के लिए 15 से 20 मिनट अगर आप वहाँ पे खड़े हैं तो बिकॉज ऑफ कंजेशन। और मेरा सजेशन ये है कि वो बसेस अपने पैसेंजर को, झकरकटी बहुत बड़ी स्पेस है वहाँ पे, हालांकि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है तो ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट होगा, मगर वो पैसेंजर्स को अंदर से ही लें, एक डिसिप्लिन की बात है। और मैंने ऑब्जर्व किया, मैं दिल्ली में आनंद विहार बस स्टैंड पे गया, यूपी रोडवेज की बस में बैठा, मैंने उससे कहा मेरा थोड़ा लेट था, मैंने कहा मुझे पानी की बोतल लेनी है, कहने सर बस चल रही है, अब बस रुकेगी नहीं, दिल्ली में नहीं रुकेगी, अब बस यूपी में रुकेगी। तो इस तरीके का सर यूपी में भी होना चाहिए रोडवेज बस के, मतलब वो डिसिप्लिन अगर वहाँ हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है, उससे बहुत बड़ा कंजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। नहीं, हम लोगों ने IIT खड़गपुर से MOU किया है, और पूरे उत्तर प्रदेश के, ये केवल एक समस्या केवल कानपुर की नहीं है, ये जितने महानगर हैं वहाँ की समस्या है। अब हम लोग अपने रोडवेज को धीरे धीरे हम लोग बाईपास पर शिफ्ट कर रहे हैं, और नीचे जो शहर में हमारी जो डिपोज हैं वहाँ पर हम इलेक्ट्रिक बसों पर ले जा रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक बसें 5000 अभी टेंडर कराए थे, 5000 इलेक्ट्रिक बसों की टेंडर कराए थे, लेकिन मुझे केवल 320 बसें ही हमको उपलब्ध हो पाई। मैंने इलेक्ट्रिक अभी बसें उतनी स्पीड से नहीं बन रही हैं जितनी स्पीड से लोगों की आवश्यकता है, तो हमने भी 5000 बसों को टेंडर कराई थी, मात्र 320 बसें मिली। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर रिलायंस बस से 2500 बसों का MOU किए हैं कि प्रति वर्ष वो 2500 बस हमको देंगे, टाटा से भी कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरह से जो शहर से बाहर अपने जो डिपो जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक बसों को ये शहर के अंदर कर देंगे, और बाकी जो हमारे बसें हैं वो रिंग रोड पर या बाईपास पर उसको हम ले जाएंगे। चलिए अब थोड़ा सा सियासी सवाल भी हो जाए। बलिया में बड़ा बवाल मचा हुआ है, उमाशंकर सिंह और आपके रोज़ कुछ ना कुछ झगड़े की कहानी आती रहती है, बयानबाजी आती रहती है, तो क्या मतलब चल क्या रहा है वहाँ पे? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। अब एक पीरूडी के मामले को लेकर के, पीरूडी में वो ठेकेदार हैं, वो विधायक भी हैं, ठेकेदार भी हैं, मैं जनप्रतिनिधि हूँ, तो मान लीजिए कह रहे बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, आप कह रहे उधर भ्रष्टाचार हो रहा है, वो कह रहे इधर भ्रष्टाचार हो रहा है। जोगी जी के सरकार में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। जोगी जी भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने का काम किए हैं। आज हर स्तर पर आप इसको आप एहसास कर सकती हैं। आज जो है, यदि भ्रष्टाचार होता तो आज इतनी प्रगति के साथ उत्तर प्रदेश नहीं बढ़ता। पहले वाला ही उत्तर प्रदेश है जो 2017 के पहले कैसा उत्तर प्रदेश था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा। उमाशंकर सिंह फिर दयाशंकर सिंह को जब घेरते तो इस तरह के आरोप क्यों लगा देते हैं? आरोप लगाते हैं तो उसको सिद्ध करें, जो भी हमारे खिलाफ में कोई कुछ हो तो उसको ले आकर के सार्वजनिक करें, मीडिया को बताएं, मुख्यमंत्री जी को बताएं, प्रधानमंत्री जी को बताएं। यदि मैं कोई गलत किया हूं तो मेरे ऊपर कार्रवाई कराएं। हम तो खुलेआम कहे थे उस समय, जो आप कह रही हैं तो वो कहे थे कि एविडेंस, हमने कहा एविडेंस हो तो पब्लिक में लाएं, खाली कहने से नहीं होता है, उसको प्रमाणित करें। एक सवाल और है कि ये कहा जाता है कि मंत्री आप हैं, लेकिन उस ज़िले में अधिकारियों के बीच में भी उमाशंकर सिंह की ज़्यादा चलती है। एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, बहुत सोशल मीडिया पे चर्चा हुई थी, और दोबारा से आप लोगों का जो विवाद था वहीं से शुरू हुआ था। तो मंत्री आप हैं, अधिकारी उनकी सुनते हैं? देखिए, इस समय ये सब बात कहने की जरूरत नहीं है। ईश्वर से हमारे लोगों की प्रार्थना है कि
कि उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ईश्वर उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु हों। मैंने इस समय इस तरह की कोई टिप्पणी मेरे से नहीं की जा सकती है, क्योंकि हम लोग उनके अच्छे स्वास्थ्य की मैंने कामना करते हैं ईश्वर से कि वो स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो प्रतिद्वंदिता रहेगी तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए स्वस्थ होकर के आए आगे। फिर अभी राजनीति तो लंबे समय तक चलिए, अब इसी पे एक हुआ कि उनके यहाँ जो एजेंसी का एक छापा पड़ा था, उस पर आपके मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी कहा था कि तबीयत ठीक नहीं है और उस समय पे इस तरह की कार्रवाई ठीक नहीं है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, 2027 की बात करते हैं। 27 में क्या करने वाले हैं दयाशंकर सिंह? चुनाव लड़ेंगे आप? बलिया में क्या एकदम ही बवाल हो जाएगा, बीजेपी का बम बम हो जाएगा क्या? देखिए, बीजेपी का बम बम तो पूरे देश में हो रहा है। आपने देखा कि दिल्ली, मोदी जी का विकास का रथ, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, असम, अब आप देखिए पूरे देश में जो है मोदी जी के विकास को लोग स्वीकार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो मोदी जी भी हैं और योगी जी भी लेकिन हैं। पूर्वांचल में अखिलेश यादव भी बहुत मजबूत है, 24 में भी दिखा दिया, 22 में भी दिखा दिया। कोई मजबूत नहीं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी को विरासत में माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको मुख्यमंत्री दे दिया बना करके 2012 में। 2014 में खुद मुख्यमंत्री थे, उनको पहले तोले जमीन खिसक गई, 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी पाई। 17 में वो खुद मुख्यमंत्री थे और 330 सीटें भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। 19 में अपने घोर विरोधी बहुजन समाज पार्टी के मायावती जी को, जो बसपा और सपा कभी एक नहीं हो सकते हैं, पूर्व और पश्चिम कहे जाते थे, दोनों मिल करके भी लड़े तो मोदी जी और योगी जी के विकास के रथ को नहीं रोक पाए। 2022 में अखिलेश जी कहते थे 400 सीट पाएंगे, कितनी सीट पाए? पूरी देश ने देखा, क्योंकि अखिलेश जी को विरासत में राजनीति मिली थी। माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी ने उनको मुख्यमंत्री बना करके दे दिया था। आज समाजवादी पार्टी टूट रही है। एक एक व्यक्ति जो नेताजी ने खड़ा किया था उनका साथ छोड़ करके जा रहे हैं। मेरे खिलाफ में भी नारद राय लड़े थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में है। आज जो है कोई दल नहीं बचा है। आप समझिए कि मोदी जी और योगी जी का विकास का रथ चल रहा है। यहाँ सुनामी बहेगी। आप देखिए कोई बचेगा नहीं। इस बार जो कुछ सीटें पा भी गए थे, इस बार वो भी सीटें नहीं मिलने वाली। यहाँ तो सुनामी बहेगी। अच्छा, तो ये देखिए दावा किया जा रहा है कि 2017 में जो सुनामी थी उससे भी बड़ा रिजल्ट 2027 में बीजेपी देगी। बहुत बहुत शुक्रिया दयाशंकर सिंह जी। कुछ दिन बाकी है, नतीजे सबके सामने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।